नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का आज असम दौरा, हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, एक्सपोस्ट पर आर्थिक नीतियों पर पूछे सवाल, महंगाई और बेरोजगारी पर भी साधा निशाना। बरेली में सरकारी जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन, कानूनगो लेखपाल निलंबित, तहसीलदार भी हटाए गए। एक्शन से राजस्व विभाग में मचा हड़कंप। संभल के पीएम श्री स्कूल में मजहबी क्लास, हिंदू बेटियों पर हिजाब का दबाव, बेटियों को पहनाई टोपी मामले में 3 टीचर सस्पेंड। बुलंदशहर में यूरिया कालाबाजारी का खुलासा, हाथ से लगी 3 ट्रकों के साथ ड्राइवर अरेस्ट, सरकारी गोदाम से हेराफेरी का खेल बेनकाब। यूपी के मौसम में आज होगा बदलाव, पश्चिमी बाद तराई इलाके में आंधी बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम दौरा है। तो हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शपथ ग्रहण में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो आज आयोजित होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज असम के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। असम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज असम में हेमंत बिश्व शर्मा शपथ ग्रहण करने वाले हैं और असम के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज असम में जो हेमंत बिश्व शर्मा शपथ ग्रहण करने वाले हैं और आज उनके शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम योगी, और इसी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कितने बजे का ये कार्यक्रम है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर जो है असम में सरकार जो है पूर्ण बहुमत से जो है वहां पर बनी है, और जिससे जिन चेहरे पर हेमंत बिश्व शर्मा के चेहरे पर जो है ये पूरा चुनाव लड़ा गया था, और जिसके चलते जो है पूरा बहुमत के साथ सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। और दोनों ही डिप्टी सीएम कल देर रात ही जो है असम पहुंच गए थे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आज का जिस प्रकार से पूरा भव्य कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के जिस सभी राज्य जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं या गठबंधन के राज्य हैं, वहां के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है इस पूरे समारोह में वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है 5 राज्यों के चुनाव थे और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, और जिसमें अहम बंगाल को माना जा रहा था, उसे बंगाल की जीत और असम की जीत को बहुत ही बड़ी जीत मान करके जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है। आज हेमंत बिश्व शर्मा जो है शपथ लेंगे, उनके साथ कई मंत्री शपथ लेंगे। जिस प्रकार से ये कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब 11 बजे के बाद जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो है ये पूरा भव्य कार्यक्रम होगा और शपथ समारोह होगा। कई मंत्री पद के लिए भी जो है विधायक शपथ लेंगे। तो कहा जा सकता है कि इस भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों ही डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज असम के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद दर्ज हुए कई मामलों के मामले में
रामपुर के जिला जेल में बंद हैं। फिलहाल उन्हें शत्रु संपत्ति के एक मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का मामला साल 2020 में दर्ज हुआ था, जिसमें इस प्रकार में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन जांच के दौरान इस प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कमेटी को आरोपी बनाया गया था। अब इस प्रकरण में रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है और जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित कई की जमानत मंजूर कर ली गई है। एक मामले में जमानत अर्जी माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। धारा 467, 471, 201 आईपीसी के तहत इस मामले में माननीय न्यायालय ने आज जमानत अर्जी मंजूर की है। ये मामला 2020 में मोहम्मद फरीद, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड रूम रामपुर, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम रामपुर ने सैयद आफाक अहमद के खिलाफ एवं अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए। इस मामले में कई चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और प्रधानमंत्री के हालिया बयानों को लेकर कई सवाल खड़े किए। अजय राय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वास्तविक स्थिति को छिपाकर राहुल गांधी को झूठा साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सत्ता में आने और चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लिया गया है। देश की चर्चित महिला पहलवान रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो गोंडा भी जा रही हैं, जहां उनका वेरिफिकेशन होना है और आगामी रेसलिंग प्रतियोगिता की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि कल रेसलिंग है और उसी के लिए आए हैं। प्रभु राम ने बुलाया है तो उनका आशीर्वाद लेकर जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतें। बैन और कारण बताओ नोटिस के सवाल पर पहलवान ने कहा कि वो अपनी तरफ से जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। गोंडा ही जा रहे हैं। अभी हमारा वेरिफिकेशन है, कल रेसलिंग है तो उसके लिए आए हैं और प्रभु राम ने आशीर्वाद देने बुलाया है अयोध्या में, तो उनका भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। बिल्कुल। आप पर बैन लगा हुआ है, बता रहे हैं कि आप खेल नहीं सकती हैं, उसके बावजूद आप आई हुई हैं। देखिए वो तो उधर जाके जो भी है देखते हैं कि कैसे खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा। हमने जो अपनी तरफ से जवाब दे सकते थे वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शायरी अंदाज में आपने एक पोस्ट भी किया था, क्या था? बस जो भी चल रहा है आप सब देख ही रहे हो। अभी क्या बताएं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और परमात्मा की धरती पे आए हैं तो यहाँ पे जो मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं तो हमारी भी होंगी। हमारी भी इच्छा है कि हम देश के लिए मेडल जीतते हो। केस्को एमडी नेहा जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शासन के आदेश पर प्रीपेड को पोस्टपेड मीटरों में बदलने के लिए लगभग 1.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर अब पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किए जा रहे हैं। ये काम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मई की बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी होगा। उपभोक्ताओं को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से बिल की जानकारी प्रत्येक महीने 10 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी वजह से ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त न होने पर माह की 5 तारीख के बाद मैनुअल रीडिंग लेकर बिल जारी किया जाएगा। कानपुर की बेटी बन चुकी 2014 बैच की आईएएस अफसर नेहा जैन, जिनको कैस्को एमडी का कार्यभार मिल चुका है, और उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपके आते ही सरकार ने प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड करने का आदेश दे दिया है। काफी भ्रांतियां उपभोक्ताओं में आ चुकी हैं, इस वर्ग को कैसे धरातल पर उतार रही हैं? देखिए, जैसे आपने बोला कि मेरा भी सौभाग्य है कि जैसे ही मैं आई तो मेरे लिए एक अच्छा ग्राउंड हो गया सेट, क्योंकि गवर्नमेंट का एक डिसीजन जो है जो अभी लोगों को कम्युनिकेट नहीं हुआ है कि जो हमारी अभी स्मार्ट मीटर की व्यवस्था है, जो ईएसएल, जो जीनस के जो मीटर्स लगे, ईएसएल के जो मीटर्स लगे उनमें कोई भी चेंज नहीं है। वो ग्रेजुअली रिप्लेस होंगे जीनस के मीटर से। पर जीनस के मीटर जहां जहां पे लगे हुए हैं, लगभग 1.5 लाख हमारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, घर हैं जहाँ पे लगे हुए हैं,
वो सारे जो मीटर्स हैं वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं पोस्टपेड व्यवस्था में। तो इसका मतलब ये है कि फोन पे अगर आप अभी रिचार्ज कर रहे हैं तो आप चाहे तो कर सकते हैं, वो बिल में समायोजित हो जाएगा। बट अगर आप नहीं करते हैं रिचार्ज तो आपका जो बिल है वो 10 तारीख तक आएगा, माह के मतलब जून 10 तक आएगा, और 15 दिन आपको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा। तो ये एक बड़ा चेंज है जो गवर्नमेंट ने किया। एक तो राहत मिल गई है उपभोक्ताओं को, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि व्हाट्सएप नंबर, फोन नंबर लोगों के गलत हैं, मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत उनकी नहीं सुन रही है, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, तो इन शिकायतों को कैसे दूर करेंगी? देखिए, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए एक 1912 की व्यवस्था लागू करी गई है। वो टोल फ्री नंबर है जिसमें अधिकारियों के पास जाएगी शिकायत और वो रजिस्टर भी होगी, और वो हर लेवल पे, यहाँ मेरे लेवल पे लेके टॉप लखनऊ लेवल तक भी वो मॉनिटर हो रहा है। तो दैट तो शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि आप 1912 पे शिकायत करेंगे तो इट्स अ फेसलेस व्यवस्था, तो वो दैट प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। बट अदरवाइज फोन नंबर अगर आपका गलत है तो कृपया करके आप उसको अपडेट करा लीजिए। हमारी बहुत सारी 8 हेल्प डेस्क है पूरे कानपुर में, उनके माध्यम से अपना फोन नंबर अपडेट करा सकते हैं। और इसके अलावा 1912 के माध्यम से भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स देके अपना फोन नंबर अपडेट करा सकते हैं। गर्मी चल रही है, आप कानपुर से जुड़ी नहीं, कानपुर को कटियावाज का भी टाइटल मिला हुआ है, तो ऐसे में लाइन लॉस बहुत ज्यादा होता है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफी घनी आबादी है, तो उनको कैसे देखती हैं, उन पर कैसे लगान कसेंगी कि चोरी की जो घटनाएं हैं या फिर जो मामले आ रहे हैं उनको कैसे रोकेंगी? देखिए, कोई भी आजकल तो जन भागीदारी की बात चल रही है, और कोई भी प्रदेश या कोई भी कंट्री इस तरह से नहीं ग्रो करती कि सिर्फ एक गवर्नमेंट ही काम करे। उसमें जो भी सिटीजन्स हैं उनका भी पूरा बराबर योगदान चाहिए, और बिजली व्यवस्था में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आसपास के लोग अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप टोकिए, आप हमें बताइए यदि ऐसा कुछ है। बट बिजली चोरी जो है वो नहीं करे। बहुत सुधार हुआ है पहले से, जो घनी आबादी वाले एरिया थे वहां पे अंडरग्राउंड केबलिंग भी करी गई है, और आर्मर्ड केबल्स लगाए गए हैं, एबीसी केबल्स लगाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स है जो लेती रहती है ताकि की जो लाइन लॉसेस हैं वो कम हो, क्योंकि वो सीधे हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करते हैं। लास्ट सवाल, कानपुर वासियों के लिए क्या कुछ मैसेज है? और जिस तरीके से लोग पैनिक हो जाते हैं, लाइट चली जाती है, काफी देर तक इंतजार भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा ही होता है जब हमें कोई व्यवस्था अच्छी मिलती है। हम तो ऐसे भी समय में कानपुर में रहे हुए हैं जहाँ पे 5-5 दिन तक लाइट नहीं थी और सबमर्सिबल कुछ भी नहीं चल रहा है, तो हैंडपंप से किसी तरह से जाके स्कूल वूल जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। और हम लोग ऐसी मजाक भी करते हैं, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि एक जिंगल होता था कि बत्ती आ गई, बत्ती आ गई। कानपुर में बड़ा फेमस होता है कि लाइट चली जाती, तो जब लाइट आती है तो बहुत जॉय, इट्स अ फीलिंग ऑफ जॉय, राइट। तो आई थिंक कानपुर वासियों को बहुत अच्छी अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारण गवर्नमेंट में मिल रही है, और इसको और सुचारू करने के लिए भी लगातार प्रयास चल रहे हैं, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर बदलने का सिस्टम हो या लाइंस को सुधारने का सिस्टम हो, अंडरग्राउंड केबलिंग हो। तो आई एम श्योर कि जितना अच्छा मिलता है उतना और हमारी अच्छी उम्मीद हो जाती है। तो अच्छा है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस इज गुड, बिकॉज हमने जिस भी लेवल तक दिया उससे आगे, तो दैट इज ह्यूमन नेचर, दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल। ये थी हमारे साथ कैस्को एमडी, जिनका साफ कहना है कि उपभोक्ता पैनिक ना हो, यहाँ तक कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो अच्छी रणनीति के साथ धरातल पर उतारी जाएंगी और उपभोक्ताओं को उन योजना का लाभ दिया जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते खबरों में, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में निकाली जा रही गौ संरक्षण एवं सनातन जागृति यात्रा जनपद सोनभद्र पहुंची। यात्रा ने जनपद में घोरावल विधानसभा से प्रवेश किया, जिसके बाद रॉबर्ट्सगंज होते हुए ओबरा नगर पहुंची। ओबरा में श्रद्धालुओं व सनातन धर्मावलंबियों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के उपरांत यात्रा दुद्धी विधानसभा की ओर रवाना हुई। की साक्षी में जो मित्रता हुई हो, उस मित्रता को भी जरूरत पड़ गई कि जरा भय दिखाई हुई जाए। आप तो सखा सुग्रीव, हमारे मित्र हैं सुग्रीव, अगर ठीक से ना आए तो जरा भय दिखा के। उसी प्रसंग में शरद ऋतु का वर्णन, दिन में थोड़ी गर्मी होती है और रात में सब बराबर, वो गर्मी बचती नहीं है। चंद्रमा आते हैं, शीतल किरणें बिखेर करके सारे पाप को कहाँ छुपा देते हैं पता ही नहीं चलता। और इस उपमा को बता करके वो कहते हैं
उसी तरह से ये होता है जैसे संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जिन पातक करे। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद अजेंद्र सिंह लोधी अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रीपेड विद्युत मीटरों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान सांसद ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग किया, जिसे लेकर अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देखिए, हम लोग पीडीए के हैं, वर्तमान सरकार की विरोधी है। वर्तमान सरकार जितना अनदेखी कर रही है एक आम पब्लिक के साथ, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे कि स्मार्ट मीटर है, जो लाइट रहे या न रहे मीटर बराबर घूमते हैं। फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो आप सबको भी मालूम है। शिक्षा में सैकड़ों विद्यालय बंद कर दिए गए और जो शिक्षक लोग रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं उनकी नई भर्ती भी निकाल रही है। स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं दवा है तो स्टाफ नहीं है, तो जहाँ स्टाफ है वहाँ दवा नहीं है। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, गोल्ड मेडलिस्ट IAS सुहास एलवाई और चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत कुमार सिंह की मौजूदगी में 149 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों के लिए प्रेरणा बनने वाले IAS सुहास एलवाई व चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर अजीत कुमार सिंह को मानद उपाधियां भी दी गई। नवम दीक्षांत था और 2019 के बाद और राज्य शासन के आने के बाद ये पहला दीक्षांत समारोह था, जिसमें छात्रों को उपाधियाँ दी गई, 149 छात्रों को, और उसमें 6 छात्रों को गोल्ड मेडल, चांसलर मेडल जिसको कहते हैं, चांसलर मेडल। उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के 9वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर उपाधि प्राप्त सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं बधाई दी है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय अब सरकार के अधीन है, इसलिए हम विश्वविद्यालय की तमाम सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे छात्र छात्राओं के निर्माण का विषय हो, चाहे टीचर्स की भर्ती का विषय हो या और गुणवत्तापरक शिक्षा को आगे बढ़ाने का विषय हो, सरकार संवेदनशीलता के साथ मैं दिव्यांगों को सर्वतोभाव समर्थ बनाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब कभी न कभी मेरा दिव्यांग प्रधानमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का। क्या लगता है कब तक गुरुजी सब हो जाएगा जल्दी से जल्दी, इट विल टेक टाइम, अभी मुझे समय दीजिए। गुरुजी पश्चिम बंगाल भी आपने विश्वविद्यालय को मुझे बहुत अच्छा बनाना है। पश्चिम बंगाल में दीदी चली गई, बहुत अच्छा हुआ, उनको आशीर्वाद मेरा। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के थाना नवाबगंज पुलिस ने पिस्टल से फायर कर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। पुलिस टीम ने आरोपी के आवास पर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और 84 BNSS के तहत नोटिस भी चस्पाकर कोर्ट में हाजिर होने की अंतिम चेतावनी दी है। आरोपी सत्यनारायण पर पिस्टल से फायरिंग कर जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप है। कृपया ध्यान दें, सत्यनारायण पुत्र सूर्य कुमार गंगानगर म्युनिसिपैलिटी इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 84 की कार्रवाई की जा रही है। यथाशीघ्र कोर्ट में समर्पण कर दें, नहीं तो। और अब खबर बलिया से है, जहां पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के संदिग्ध अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार राज सिंह को गिरफ्तार किए जाने से परिवार में कोहराम मच गया। क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता राज सिंह की मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए दावा किया कि SOG टीम ने उसे अयोध्या से उस समय गिरफ्तार किया जब वो परिवार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करने अयोध्या जा रहा था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले राज को परिवार सहित थाना ले जाकर पूछताछ करने की बात कही और बाद में बंगाल पुलिस बेटे को फ्लाइट से लेकर बंगाल रवाना हो गई। यही नहीं, मां जामवंती ने दावा किया बंगाल में ना तो उनके परिवार की कोई रिश्ते नातेदारी भी नहीं है और राज कभी वहां गया भी नहीं है। माता जी कहाँ रो रही है? बलिया में मतलब मेरा घर है और जौनपुर में मेरी शादी हुई है और प्रयागराज में हाई कोर्ट में मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, ये राज सिंह का जो मामला चल रहा है, राज सिंह कौन है आपके और क्या हुआ? राज सिंह मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ है इनके साथ? क्या हुआ उनके साथ हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो गए थे अयोध्या दर्शन करने के लिए। पहले 6 तारीख को वो शॉपिंग किए हैं। 7 तारीख को पप्पू सिंह जो MLC हैं उनके यहाँ गए थे, उनकी बेटी की शादी थी। फिर वहाँ से किचौछा गए थे, बाबा आए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए। राज मेरा बेटा है। मैं बाबू जा रहा था MLC साहब के बेटी के शादी में लखनऊ, मैं भी उसके साथ गई थी और वहाँ पे जा कर के MLC साहब के जो मैरिज हॉल है शादी का, उनके पास ही में गेस्ट हाउस लेकर हम लोग रुके हुए थे और वहाँ पे हम रुक गई और बच्चे शादी में चले गए। 12 बजे के आसपास वो शादी अटेंड करके आए और फिर क्या हुआ कि हम लोग सो गए। सुबह उठे हैं तो नहा धोकर खाने उन्हें खा करके और किचौछा शरीक चले गए। नाम पश्चिम बंगाल के चर्चित शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए हत्याकांड से जुड़ने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले में बंगाल पुलिस ने बलिया निवासी राज सिंह को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को अयोध्या से उस समय पकड़ा गया जब वह शादी समारोह से लौट रहा था। सूत्रों के अनुसार बात करें तो बंगाल पुलिस ने कई दिनों से राज सिंह को गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ी थी। रविवार देर रात पुलिस टीम ने उसे अयोध्या में दबोच लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। बात करें गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वही बात करें, बता दें कि ये खुद को समाजसेवी कहने वाले राज सिंह वार्ड नंबर 15 से सभासद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। और रह गई बात की जो इनकी जो स्थानीय पकड़ जो है लंबी चौड़ी देखी जा रही है। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।